रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कह सकते हैं इजीएस्ट प्रिंसिपल है समझने के लिए, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम बात करेंगे केस स्टडीज की, क्वेश्चंस की, पेपर्स की, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते होंगे कि हमने रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पहले फेयर लिखा है, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब फेयर क्यों लिखा है मैंने? द रीजन इज उससे मतलब समझना इजी हो जाएगा। मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज? इट सेज द ओवरऑल पेमेंट या कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन, पेमेंट, कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन should be according to the work done या accomplished by any employee in an organization. The overall pay or compensation should be according to the work completed by the employee in an organization. जिसका मतलब है जो जितना जैसा काम कर रहा है, करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिन के 10 घंटे खट रहे हैं तो 10 घंटे के हिसाब से आप दिन के कम से कम उनको 500-600 रुपए, तो एक वेज वर्कर को 400 रुपए मिलते हैं। तो आप अगर एक प्रोफेशनल की बात करो तो दिन का 1000 रुपया कम से कम वो आदमी डिजर्व करता है, इतना पढ़ लिख के अगर वो उस बड़े ऑफिस में काम कर रहा है। तो अगर कितना हो जाएगा, अगर मान लो 30 दिन है महीने में, तो 30 दिन के कम से कम 30,000 ना। अब आप कहोगे कि सर ऐसी कई कंपनियां जो कि तो 20-20 हज़ार में आदमी से काम करा रहा है। तो देयर इज़ अ रीज़न टू इट, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। क्यों? बिकॉज हमें मालूम है कि लोग कितना जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हमें जॉब चाहिए, इतना डिमांड है, लेकिन सप्लाई ऑफ जॉब है क्या? जॉब ही कम है, सप्लाई ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, कंपनी के पास एक अल्टीमेट पावर आ जाती है जहाँ पे वो सैलरी निगोशिएट करती है। जी, उनका दम क्लियर है कि जिसको अपना राइट एक्सरसाइज करना है इस चीज़ का कि हमें दिन का 1,000 रुपया चाहिए, उनके लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। आप 15,000 में काम करने को तैयार हैं तो लोग देखेंगे कि 1000 लोगों के भीड़ में से 200 लोग होंगे वैसे जिनके लिए वो 15,000 भी काफ़ी मायने रखते हैं, तो वो लोग उस कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे। कंपनी का काम तो तब भी हो जाना है, कंपनी का काम अभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बट ये तो इलीगल है। मैं कहूँगा ये इलीगल नहीं है, ये अनएथिकल है, ठीक है। इलीगल कैसे है? आप अपने खुद के मतलब सौजन्य से वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा रहे हो, ठीक है। वो अनएथिकल हो सकता है मगर इलीगल नहीं है। बात करते हैं वेज वर्कर की, जिनका रिक्वायरमेंट, जिनका जो वेज है वो सरकार तय करती है। तो वो कितना है? लगभग 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अलग अलग स्टेट्स में वो डिफ़र करता है। दिन के 8 घंटे का काम, जिसमें 1 घंटा उनका लंच या जिसके हम कहते हैं कि दोपहर में वो खाना खाते हैं, उसके लिए भी उन्हें जो एक टाइम अलॉटेड है वो 8-9 घंटे का वो 350 से लेकर 500 लेते हैं। स्किल्ड लेबर यहाँ पर आपके 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में लेते हैं अपने 8 घंटे 9 घंटे के टाइम का, ठीक है। तो वो सरकार तय करती है। अगर वो वहाँ पे उनको आप 300 दोगे तो वो इलीगल काउंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसेज में जनरली ऐसा कुछ इलीगल तो नहीं है क्योंकि आप अपने खुद के इससे आ रहे हो। नाउ द थिंग इज, क्यों फेयर रेम्यूनरेशन जरूरी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग अ फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज? तो नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द अटमोस्ट थिंग बिकॉज ऑफ विच द वर्कर इज एक्चुअली वर्किंग इन योर कंपनी। कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में क्यों काम कर रहा है, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया ना। कोई कंपनी के अंदर इसलिए काम नहीं कर रहा, टाटा में कोई इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे लेट श्री रतन टाटा जी थे वो बहुत एक भली आत्मा थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यस ही वॉज मतलब ही वॉज गॉड्स ओन मैन, बट कोई कंपनी टाटा में, कोई बंदा टाटा में इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके ओनर बहुत अच्छे थे, नहीं। टाटा में काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरी मिल रही है। इन्फोसिस में लोग काम करेंगे, वहाँ सैलरी मिल रही है। विप्रो में काम करेंगे, सैलरी मिल रही है। अंबानी में हो, रिलायंस में हो, कहीं पर भी काम करो आप, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको सैलरी मिल रही है, आप इसलिए वहाँ पे काम करोगे, ना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, ठीक है। तो नंबर 1, इट इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिव और ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी एम्प्लॉय टू वर्क इन अ कंपनी। अब दूसरा कि इट इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स, इट इज एक्चुअली द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर एनी एम्प्लॉय टू वर्क। कोई काम क्यों करेगा, कोई ज़्यादा काम क्यों करना चाहेगा? सिर्फ एक चीज़ के लालच में। आई एम एक्चुअली यूजिंग द वर्ड लालच में, ठीक है। क्यों करेगा? ज़्यादा पैसे के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए।
कॉम्पनसेशन के लिए एक बहुत अच्छा टर्म है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जो आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स टेस्ट हैं उसमें रेम्यूनरेशन के साथ में एक कॉम्पनसेशन ऐड करो। नाउ कॉम्पनसेट करना मतलब कॉम्पनसेशन देना, कॉम्पनसेट करना मतलब टू एक्चुअली गिव समथिंग इन रिटर्न, टू कॉम्पनसेट। तो what it is actually compensating? It is actually compensating the efforts that are being put by the employees. ठीक है, तो according to the efforts the employee should get the salaries या remuneration. ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो अब आप लोग को दिख रहा होगा यहां पर हमने स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में कॉशन बिटवीन फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटी। फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटी, वैसे तो फेयर रेम्यूनरेशन का जो प्रिंसिपल है ये काफ़ी चीज़ों से मतलब टक्कर खाता है केस स्टडी में, इसको मिक्सचर करके दे देता है, कभी डिसिप्लिन के साथ दे देता है, कभी इक्विटी के साथ दे देता है। तो इक्विटी के साथ कैसे दे देता है वो बता दे रहा हूँ। सॉरी, लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी, ठीक है, जस्ट बेयर विथ मी। हाँ, देयर आर टू पीपल ए एंड बी जिनको ये कहा गया, जैसे इन दोनों की सैलरी लेट्स से 20,000 है, ठीक है, 20 के। नाउ अब इन लोगों को प्रॉमिस कर दिया गया है कि जो ज़्यादा काम करेगा, लेट्स से कंपनी का एवरेज जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो है फॉर 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है, पर डे। ये दोनों लोग ये सारे तरीके से काम करते हैं। अब कंपनी ने प्रॉमिस किया कि 150 यूनिट जो बंदा बनाएगा, 150 यूनिट, ठीक है, ये कंडीशन रख दी कंपनी ने, जो 150 यूनिट पर डे बनाएगा उस व्यक्ति को अपनी सैलरी का मतलब बढ़ा कर मिलेगी। लेट्स से 25 के सैलरी कर दी जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्वेश्चंस में काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से टर्न हो रहा है दैट देयर इज़ अ पर्सन। अब हम लोगों ने ए के बारे में सिर्फ बात की, ठीक है, ए के बारे में क्या बात की कि भैया 150 यूनिट ये बना पा रहा है कि नहीं। बी के बारे में बात की कि 150 यूनिट ये बना पा रहा है कि नहीं। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं, कलर बदल के लिख लेता हूँ, कि जो मिस्टर ए हैं वो 160 यूनिट्स तक पहुँच गए अपने अगले टर्म में, ठीक है, 160 यूनिट्स तक आ गए, और जो मिस्टर बी हैं वो 140 यूनिट्स तक आ गए, ठीक है। अब कंपनी को कितना फ़ायदा हो गया, कितने यूनिट्स का फ़ायदा हो गया, 60 प्लस 40, 100, पूरे 100 यूनिट्स ज़्यादा निकलवा लिए उन्होंने 2 एम्प्लॉय से मिलाकर। लेकिन वो पे किसको करने वाले हैं यहाँ पर, उनके कंडीशन, जो उनका कंडीशन था 150 यूनिट पर डे, उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ मिस्टर ए को पे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देगा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायलेटेड इन दिस केस, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, ये निकालो, पता करो कि फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को वायलेट किया गया है या नहीं। बिल्कुल किया गया है। कारण जो बंदा 160 यूनिट्स पर डे बना रहा है उसको तो आपने रेम्यूनरेट कर दिया, आपने उसको कंपनसेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन जिसने भी 140 यूनिट तक पहुंच गया है, उसको कहाँ कंपनसेशन मिल रहा है। उसने अपनी मेहनत से कई ज़्यादा मेहनत ऐड करके आपकी कंपनी के लिए 40 प्रेशियस यूनिट्स निकाले, बनाए, उसका कॉम्पनसेशन कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ये था। लोगों से गलती क्या हो जाती है कि क्योंकि हमने इक्विटी प्रिंसिपल में ये पढ़ा है सर दैट देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पीपल, सो हाउ कैन वी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ पर्सन हु इज़ वर्किंग मोर एंड हु इज़ नॉट वर्किंग मोर। तो अरे डॉट डॉट डॉट, आप लोग समझो ना ये बात। मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूं दैट कंपनी क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। नहीं तो फिर कंपनी चलेगी कैसे। अगर आप सोचो कोई बंदा है जो दिन के 8 घंटे जूता घिस घिस के काम कर रहा है, जो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहा है, कंपनी उसको भी रेम्यूनरेट ना करे और एक वैसे एम्प्लॉय को रेम्यूनरेट उसको भी ना करे जो कि बैठा हुआ भी दिन भर है, तो उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है फिर, जो नहीं काम कर रहा है उसमें और जो काम कर रहा है उसमें। तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको तो कंपनी ज़्यादा पे करेगी। इस केस में भी जो कंपनी ने जो प्रिंसिपल लाया, मतलब कंपनी ने जो कंडीशन निकाली वो बिल्कुल सही थी, लेकिन ये इसको सही करने का तरीका क्या था। कंपनी यहाँ पे ये कर सकती थी जो कंपनियाँ करती है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पे जा सकती है। वैसे बहुत सारे फंक्शन है जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जो कंपनी कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती थी कि 100 यूनिट के जगह पे 120 तो कंपलसरी है। अब 120 यूनिट के ऊपर आप जितना बनाओगे उस पर आपको एडिशनली पे किया जाएगा, ठीक है। तो सब बराबर हो जाता, तो मिस्टर बी को भी पेमेंट मिलता, इनको अपना 120 के ऊपर 40 यूनिट का फायदा मिलता मिस्टर ए को,
और मिस्टर बी को 120 के ऊपर 140 था तो 20 यूनिट्स का उनको अलग से फायदा मिलता। दोनों अपनी अपनी जगह कुछ, दोनों को अपने वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता, फेयर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का वायलेशन भी नहीं होता, लेकिन यहां पर हुआ है। ठीक है, पॉइंट मेरा सिर्फ ये था कि हम लोग अपने आगे आने वाले केस स्टडीज में, अपने क्वेश्चंस में, वहां पर ध्यान रखेंगे कि फेयर रेमुनरेशन और इक्विटी में डिफरेंशिएट करके लिख पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो केस स्टडी बोल कुछ रहा है, हम लोग कर कुछ और दिए। सेम यही केस आता है फेयर रेमुनरेशन का और डिसिप्लिन का भी। ठीक है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आइए अपने इस वीडियो के अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायलेशन। अब ये काफ़ी ईजी है समझने के लिए, पैसा क्योंकि एक प्रैक्टिकल टॉपिक है तो आप भी आसानी से समझते हो कि एडवांटेजेस क्या क्या है लोगों को एक अकॉर्डिंगली पेमेंट करने का। देखो, नंबर 1 इज इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इफ फुल्ली पेड फॉर द सर्विसेज। अगर आप किसी को उनके पूरे तरीके सर्विस से खुश होकर आप उनको पैसा दे रहे हो अकॉर्डिंगली, जो कंपनी एकदम 1 तारीख को .net पेमेंट कर दे रही है और धीरे धीरे इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी पेमेंट करते जा रही है, लोग एम्प्लॉय खुश हैं, वो कंपनी छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुश है कि भैया हम अगर काम अकॉर्डिंगली जितना कर रहे हैं, अगर हम उतना हाथ पैर नहीं मार रहे, रात को 10 बजे तक कंपनी में नहीं बैठ रहे, उसके बावजूद मेरे को एक पेमेंट मिल रहा है फॉर माई सर्विसेज दैट आई एम गिविंग टू द कंपनी, ही इज मोर देन हैप्पी। ठीक है, दूसरा आ रहा है कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। वही सेम चीज, ऊपर वाला पॉइंट ही यहाँ पर ड्रैग हुआ है कि जब एम्प्लॉय खुश रहेंगे, एम्प्लॉय खुश रहेगा तो काम अच्छे से करेगा, एम्प्लॉयज काम अच्छे से करेंगे तो मैनेजमेंट खुश रहेगी, देयर विल बी कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट हमारा इंप्रूव्स द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, देयर इज अ फीलिंग कि जब आपकी कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो आपका घर चला रही है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, वो कंपनी जो सैलरी दे रही है उससे आपका घर चल रहा है। इफ दैट पर्सन इज इन दैट माइंडसेट कि ये कंपनी जो पेमेंट कर रही है, इट इज एप्ट अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज एंड इट इज हेल्पिंग मी टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ मी एंड माई फैमिली, उस केस में जो कमिटमेंट होगा एम्प्लॉयज का अपनी कंपनी, अपने मैनेजर्स के प्रति, वो काफ़ी हाई होगा। वो अगर किसी दिन कह दिया जाए कि यार आज रात घर मत जाओ, काम करो ऑफिस में, वो डट के काम करेंगे ना, वो वैसे नहीं करेंगे कि घर जा रहे सर, क्यों, तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रहा है। कंपनी अगर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेगी तो एम्प्लॉयज़ कंपनी को सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। ओके, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन के ऊपर। ये काफ़ी इजी होने वाला है। ठीक है, नंबर 1 तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स का केस बनता है। क्यों, तो जब लोगों का आप काम निकलवाओगे, अकॉर्डिंगली पैसा नहीं दोगे, कंपनी का, वो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा टू वर्क इन अ कंपनी, क्योंकि बिना पैसे का तो कोई भैया काम आपके यहाँ नहीं करने वाला। नंबर 2 जो दूसरा होने वाला है वो है हमारा अनहेल्दी रिलेशंस। क्लियर है, अनहेल्दी रिलेशंस क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय का एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो जब कंपनी का एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, काम ठीक नहीं करेगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में तो क्लैश होना ही है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब लेबर टर्नओवर होता क्या है वो समझते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है द चेंज ऑफ वर्कर्स। एक्चुअली किसी वर्कर का आना, काम करना, उसका जाना, नए वर्कर का आना, दिस होल प्रोसेस इज लेबर टर्नओवर। मतलब जो जगह खाली हुई उसको भरने को लेबर टर्नओवर कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब समझो लेबर टर्नओवर इंक्रीज कैसे होता है। देखो, जब आप लोगों को सैलरी अकॉर्डिंगली नहीं दोगे, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोग कंपनी छोड़ने लगेंगे। ठीक है, आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, छोड़ देंगे कंपनी, फिर नई कंपनी तलाश करेंगे, फिर जो जगह खाली हुई है उस जगह के ऊपर एक नया व्यक्ति आएगा। अब आप लोगों को अगर याद होगा, हमने पिछले एक वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि एक कंपनी को सिर्फ एक एम्प्लॉय को हायर करने में कितना खर्च आता है। ठीक है, चलो अब आप कहाँ वीडियो खोजोगे, मैं आपको ऐसे थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। एक कंपनी को हायर करने में कितना खर्च है। सबसे पहला, कंपनी अपना इंपॉर्टेंट लेबर फोर्स, द HR लेबर फोर्स, उसको बैठाएगी, बात करेगी, प्रॉस्पेक्ट्स खोजने को कहेगी, उसमें खर्चा है। कंपनी एडवर्टाइज करेगी कि हमें लोग चाहिए काम करने वाले, उसमें खर्चा है। फिर लोग अप्लाई करेंगे, उसमें आपका एक वर्कफोर्स का पार्ट लगेगा, उसमें खर्चा है। फिर वो लोग इंटरव्यू देने आएंगे, उनको चाय नाश्ता कराना, इंटरव्यू बैठाना, अपने HR को वहाँ पर बैठाना, कुछ इंपॉर्टेंट काम वहाँ पे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में जा रहा है, उसका खर्चा, और ऐसे ऐसे लाइट बिजली पर, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो एक कंपनी को करना पड़ता है। ये तो हुआ एम्प्लॉय के आने के पहले।
अब एम्प्लॉय के आने के बाद उसको मशीन लर्निंग दो, उसको कंपनी का इंडक्शन कराओ, उसको सारे पॉलिसीज से वाकिफ कराओ, उसको 1-1.5 महीने तक प्रोबेशन में रखो, उसको सिखाओ, वॉच पे रखो, सैलरी भी दो। ये सब खर्चा किसके मत्थे आ रहा है? कंपनी के मत्थे, ठीक है। और जब ये खर्चा रेगुलर बेसिस पे होगा तो कंपनी का प्रॉफिट्स के क्या हाल होंगे? जब इतना बड़ा अमाउंट तो आपका रिक्रूटमेंट में जा रहा है, लेबर टर्नओवर में जा रहा है, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ मैंने हायर कर लिए उनको थोड़ा पाल पोस के अच्छे से रखा जाए कि वही एक एक एम्प्लॉय 4-4, 5-5 साल काम करे, तो मेरे को एक एक जो सीट है मेरी कंपनी में उसके लिए मेरे को 1-1, 2-2 साल के बाद कम से कम चिंता करना पड़े? हो सकता है ना ऐसा? तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, वो इस पे बहुत ध्यान देती हैं कि कोई एम्प्लॉय मेरा जब काम छोड़ के जा रहा है तो वो उसको बैठाती हैं, पूछती हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? सैलरी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देते हैं। तो नहीं मैम, हम बहुत दूर से आते हैं, मेरा ना बाइक में तेल बहुत ज़्यादा पीता है। कोई बात नहीं, आई विल गिव यू कन्वेंस अलाउंस, जाओ 3,000 तुमको और हम बढ़ा देते हैं, तुम बाइक में पेट्रोल डलवा लो। किसी का है कि सर मेरे दादाजी का तबीयत बहुत ख़राब है, अभी मुझे 2 हफ्ते उनके पास रहना है, ये वो एंड ऑल, दे आर गिवन टेम्प्रोरी रेजिग्नेशन ऑल्सो, टेम्प्रोरी टर्मिनेशन दे देते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते जितने दिन आपको मन है आप जाओ, आप फिर उसके बाद काम कंप्लीट कर लो और फिर हमारे पास आओ ज्वाइन करना है। तो जब आप आओगे हम लोग फिर से आपको रख लेंगे, ठीक है। आपकी सैलरी जो है वहाँ उस दिन से शुरू की, आप जितने दिन छुट्टी ले लो उतने दिन। तो ये सब क्या होता है? कोई कंपनी नहीं चाहती कि जिस लेबर फोर्स को मैंने रेडी किया है उसको मैं जाने दूँ, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर इज नेवर इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ओके। तो ये कब होता है? जब फेयर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, जो हमने कहा, जो हमने कहना चाहा वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए प्रिंसिपल के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।